एक कमरे के ससुराल में 150 मेहमान। रिया एक मिडिल क्लास फैमिली की लाडली बेटी है, लेकिन आज जब उसका भाई विक्रम उसके लिए एक बड़े सरकारी अफसर का रिश्ता लेकर आया तो रिया ने शादी करने से साफ मना कर दिया। भैया आप चाहे जो कर लो, मैं उस लड़के से शादी नहीं करने वाली। मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। रिया मेरी प्यारी बहन, समझने की कोशिश कर, वो बहुत अच्छा लड़का है। भैया आप जाओ मेरे कमरे से बाहर, और मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। जाओ आप यहाँ से। अपने भाई को चिल्लाकर कमरे से बाहर कर देती है। विक्रम कमरे से बाहर आकर परिवार को सारी बातें बताता है। रिया जरा बाहर निकल, ये क्या बकवास सुन रहा हूं मैं तेरे भाई से। तूने उस गाजियाबाद वाले अफसर के इतने अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। तेरा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? पापा मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मैं उस गाजियाबाद वाले से शादी नहीं करूंगी। मैं कितनी बार कहूँ आपसे। बेटी तू समझ क्यों नहीं रही? तेरे बड़े भाई विक्रम ने कितनी भाग दौड़ करके हाथ पैर जोड़कर ये रिश्ता ढूंढा है। लड़का सेंट्रल गवर्नमेंट में है, अपनी कोठी है गाजियाबाद में, लाख रुपए महीना कमाता है। तेरी जिंदगी संवर जाएगी बेटा। माँ आप भी पैसों की भाषा बोलने लगी। मुझे उस गाजियाबाद वाले की कोठी या गाड़ियों से कोई मतलब नहीं है। मुझे वो लड़का पसंद ही नहीं है। रिया बकवास बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। मैं नीति आयोग में अफसर हूँ, दुनिया देखी है मैंने। जो लड़का मैंने तेरे लिए चुना है वो शरीफ है और तेरे हर शौक पूरे कर सकता है। तू उस कॉलेज के नंगे भूखे राहुल के पीछे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है? भैया आप अपनी अफसरी और अपनी अकड़ अपने ऑफिस में दिखाया करिए। राहुल नंगा भूखा नहीं है, वो बहुत सीधा और सच्चा इंसान है, और आप सब उसके बारे में ऐसा एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। बंद कर अपनी ये जबान। एक कल के लफंगे के लिए तू अपने बड़े भाई पर चिल्ला रही है। उस राहुल की औकात क्या है? 8,000 रुपए की प्राइवेट नौकरी करता है, फटे पुराने कपड़े पहनकर घूमता है। क्या खिलाएगा वो तुझे? प्यार पैसों से नहीं होता पापा। राहुल अभी गरीब है तो क्या हुआ, वो मेहनत कर रहा है। हम दोनों मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हाय राम, ये लड़की तो हमारी जान लेकर छोड़ेगी। अरे रिया तूने कभी दुख देखा है? इस घर में तेरे पास 4 कमरे हैं, अपना पर्सनल एसी वाला कमरा है, प्राइवेसी है, नौकर है। उस गरीब के घर में तो तू एक वक्त की रोटी के लिए तरसेगी। रिया मेरी प्यारी बहन, इमोशनल होकर फैसले नहीं लिए जाते। प्यार से पेट नहीं भरता। जब घर में राशन नहीं होता और बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं होते ना, तो ये प्यार खिड़की के रास्ते बाहर भाग जाता है। मेरी बात मान, उस लड़के को भूल जा। मैं राहुल को कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप लोगों ने मेरी शादी राहुल से नहीं की तो मैं साफ कह रही हूँ, मैं इस घर से भाग जाऊंगी, जहर खाकर मर जाऊंगी, पर किसी और की नहीं होंगी। अच्छा तो अब तू हमें धमकाएगी, जहर खाएगी तू? ठीक है, फिर सुन ले रिया, अगर तूने उस फकीर राहुल से शादी की तो आज के बाद तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं होगा। हम समझ लेंगे कि हमारी बेटी मर गई। अरे रमेश जी ये क्या कह रहे हैं आप? अपनी ही बेटी को कोस रहे हैं। रिया बेटी पापा के पैर पकड़ ले, मान जा मेरी बच्ची। नहीं माँ, जब पापा ने कह ही दिया है कि उनके लिए उनकी बेटी मर गई है तो अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। राहुल दिल का सच्चा है और मैं उसी के साथ रहूंगी। ठीक है रिया, तुझे अपनी मनमर्जी का शौक है ना, तो जा जी ले अपनी जिंदगी उस फकीर के साथ। पर याद रखना, जब मुसीबत आएगी और तेरा दम घुटेगा ना, तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद मिलेंगे। मुझे कभी आपके इस महल जैसे घर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं राहुल के साथ उसकी एक छोटी सी झोपड़ी में भी खुश रहूंगी। रिया गुस्से में घर छोड़कर राहुल के पास जाती है। राहुल फटे पुराने कपड़े और चप्पल पहने खड़ा था। रिया को देखकर, रिया तू सच में अपना इतना बड़ा घर छोड़कर मेरे पास आ गई? तेरे पापा और भैया बहुत गुस्से में होंगे ना? राहुल तुम उन सब की चिंता मत करो, मैंने अपने दिल की सुनी है। मुझे पता है कि तुम गरीब हो, पर तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है। हम शादी करेंगे ना? हाँ रिया, जरूर करेंगे। पर रिया, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। न अच्छा घर है, न गाड़ी, न पैसे। मेरी तो 8,000 की नौकरी है, उसमें क्या होगा? मुझे किसी महल की जरूरत नहीं है राहुल, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। हाँ, हम सब संभाल लेंगे। इसके बाद रिया और राहुल दोनों मंदिर में जाकर सादगी से शादी कर लेते हैं और राहुल रिया को अपने घर ले आता है। राहुल की माँ रिया का गृह प्रवेश कराती है और रिया अपने एक कमरे के छोटे से ससुराल में आती है और चारों तरफ देखकर, हे भगवान, ये कैसा घर है? यहाँ तो बस एक ही कमरा है, इसी में रसोई है, इसी में सोने की जगह, इसी में सामान, इसमें सास ससुर देवर ननद सब एक साथ रहते हैं। मेरे तो दम घुट रहा है। पर कोई बात नहीं रिया, तूने प्यार चुना है, हिम्मत रख। आओ बहू अंदर आओ। देखो हमारा घर छोटा जरूर है पर दिल बहुत बड़ा है। अब तुम दोनों की शादी तो मंदिर में हो गई तो हम तो अपना ही लेंगे ना, पर मोहल्ले वाले बातें बना रहे हैं।
हाँ बहू, आसपास के रिश्तेदारों को तो हमने बुलाया ही नहीं। कम से कम एक छोटा रिसेप्शन या दावत तो देनी पड़ेगी ना, वरना बिरादरी में हमारी क्या नाक रह जाएगी। भाभी आप चिंता मत करो, हम सब एक ही कमरे में एडजस्ट कर लेंगे। आप और भैया पलंग पर सो जाना और हम जमीन पर चटाई बिछा लेंगे। हाँ भाभी, हम तो रोज जमीन पर ही सोते हैं, आपको भी आदत पड़ जाएगी। जी जी माँ जी, जैसा आप लोग कहें। रिया अपने एक कमरे के ससुराल को देखकर घबराई हुई होती है, तभी सास शांति देवी का पुराना कीपैड फोन जोर जोर से बजने लगता है। हाँ माता जी प्रणाम। हाँ मैंने बताया था ना, राहुल ने अपनी पसंद से शादी कर ली है। जी अम्मा जी, राहुल बहू को घर ले आया है। क्या कहा? ऐसे बिना किसी तामझाम के शादी कर ली? शर्म नहीं आई तुम लोगों को? चलो अब शादी कर ही ली है तो बहू की दावत क्या शहर के उस चूहेदान जैसे एक कमरे में करोगी? जी अम्मा जी, सोच रहे थे कि कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर यहीं दावत दे दे। दिमाग फिर गया है तुम्हारा? बहू की दावत तो गांव में होगी, पूरे पुश्तैनी तरीके से सबको गांव लेकर आओ तुम। जी अम्मा जी, जैसा आप कहे, हम 2 दिन में ही गांव के लिए निकलते हैं। शांति देवी फोन काट देती हैं। अब रात को जैसे तैसे बीत गई है, लेकिन असली मुसीबत अगली सुबह होती है। एक कमरे के छोटे से मकान में 6 लोगों का रहना कोई आसान खेल नहीं था। अगली सुबह, हे भगवान, सुबह के 6 बज गए हैं। मुझे वॉशरूम जाना है, पर पूरा परिवार इसी कमरे में जमीन पर सोया पड़ा है। मैं पैर कहाँ रखूँ? कपड़ा बदलने की तो जगह ही नहीं है यहाँ। अरे बहू उठ गई तो जल्दी से जा, बाथरूम में पानी आ गया है। 7 बजे पानी चला जाएगा, फिर पूरे दिन एक बाल्टी पानी के लिए तरसना पड़ेगा। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। भाभी जरा जल्दी करना, आपके बाद मुझे भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होना है। और हाँ, दरवाजा थोड़ा जोर से बंद करना, उसकी कुंडी टूटी हुई है। क्या कुंडी टूटी है? फिर मैं अंदर? अरे सोनू, जरा मेरी खैनी की पुड़िया देना बे। और बहू, टॉयलेट से निकलकर जरा मेरे लिए कड़क अदरक वाली चाय चढ़ा देना। भाभी, चाय के साथ मेरे लिए 2 बिस्किट भी निकाल देना। और मेरे स्कूल की शर्ट वहीं खूंटी पर टंगी है, जरा दबा देना। हे भगवान, यहाँ तो कुंडी भी टूटी है। बाहर 5 लोग बैठे हैं और अंदर जाने में भी डर लग रहा है। मेरे मायके में तो अटैच बाथरूम था, जितना देर चाहो शावर लो। यहाँ तो नल जाने का खौफ है। रिया जैसे तैसे वॉशरूम से बाहर आती है और कमरे के एक कोने में रखे छोटे से गैस सिलेंडर के पास खाना बनाने बैठती है। रिया, तू ठीक तो है ना? चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है तेरा। राहुल, मैं कपड़े कहाँ बदलूं? कमरे में तुम्हारे पापा और सोनू बैठे हैं, पर्दा भी तो नहीं लगा है कहीं। वो रिया, तू वो कोने में जो अलमारी है ना, उसके पीछे खड़ी होकर बदल ले। हम लोग तब तक बाहर गली में खड़ी हो जाते हैं। अरे राहुल, तू बाहर क्यों जाएगा रे? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तू। और बहू, अब तो तेरी शादी हो गई है, काहे का शर्माना? ये तो तेरा अपना ही घर है, आदत डाल लो। माँ जी, आदत? एक कमरे में सबके सामने कैसे कपड़े बदलूं? मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है क्या? लो, आते ही नखरे शुरू हो गए। हमारे जमाने में तो 10-10 लोग एक कमरे में रहते थे। बहू, जरा चाय जल्दी लाओ। क्या सच में पापा सही कहते थे? क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी? यहाँ तो सांस लेने की भी जगह नहीं है। शहर के उसे एक कमरे के घुटन भरे माहौल में जैसे तैसे एक दिन गुजर जाता है। अगले दिन पूरा परिवार बोरिया बिस्तर समेटकर ट्रेन में बैठकर गांव के लिए रवाना हुआ। लेकिन गांव जाने वाली लोकल पैसेंजर ट्रेन में डिब्बे खचाखच भरे हुए थे और ट्रेन में भीड़ में लोग एक दूसरे पर गिरे जा रहे थे। राहुल, यहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं है, लोग धक्का मार रहे हैं, मेरे दम घुट रहा है। रिया, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, बस 2 स्टेशन और बचे हैं। गांव पहुंचकर बहुत सुकून मिलेगा, चिंता मत कर। अरे बहू, ट्रेन में तो ऐसा ही होता है। अब तू एसी ट्रेन और बस की आदत छोड़ दे। देख बाहर कितना पानी बरस रहा है। बारिश तेज हो गई है और गांव के रास्ते बंद हो जाएंगे। हाँ भाई, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हवा भी तेज चल रही है। भगवान करे गांव पहुंचते पहुंचते रास्ता न डूब जाए। सब लोग भीगते हुए कीचड़ से सने रास्तों से होकर गांव के घर के सामने पहुंचते हैं। रिया की नजरें किसी बड़ी हवेली को ढूंढ रही हैं, लेकिन सामने सिर्फ एक छोटी पुरानी सी एक कमरे की कच्ची पक्की कोठरी खड़ी है। हे भगवान, ये क्या है? राहुल, तुमने तो कहा था कि गांव में बड़ा पुश्तैनी घर है, ये एक कमरे की कोठरी किसकी है? रिया, वो असल में हवेली तो पहले हुआ करती थी। अरे बहू, हवेली तो थी, पर दादी के 8 बेटे हैं ना, दादी ने सबके हिस्से कर दिए। सब चाचा ताऊ अपने अपने हिस्से बेचकर अलग अलग हो गए हैं, शहर चले गए। दादी अकेली बची है, तो उनके हिस्से में बस यही एक कमरे की कोठी बची है। तभी कोठरी से राजेश्वरी जी बाहर निकलती हैं। उन्हें देखकर शांति जी और रिया उनके पैर छूती हैं। आ गए सब लोग? ए बहू, मुंह क्यों लटका रखा है तूने? इस एक कमरे की कोठरी को देखकर नाक मत सिकोड़। भले ही रहने को एक कमरा है, पर बाहर 5 बीघे के हरे भरे खेत है मेरे पास। जो बहू मेरी सेवा करेगी उसी के नाम खेत करूंगी। हे भगवान, यहाँ भी वही एक कमरा और छत से तो अभी भी पानी टपक रहा है। मैं किस मुसीबत में फंस गई? भाभी देखिए, बारिश तेज हो गई है, छप्पर से पानी अंदर आ रहा है। सामान कहाँ रखे? अम्मा,
रास्ते में पानी भर गया है, गांव का नाला बहने लगा है, अब तो कोई गांव से बाहर भी नहीं जा सकता। एक कमरा, टपकती छत और चारों तरफ पानी। अब मैं कहाँ जाऊँ? गांव के उस एक कमरे की कोठरी में अभी पूरा परिवार पहुंचा ही था कि आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल लिया। तभी गांव में राजेश्वरी जी के न्योते के बाद आसपास के गांवों से रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया। उन्हें देखकर माँ जी, ये क्या हो रहा है? ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? 10-12 लोग समझ आते हैं, पर ये तो 100-150 लोग कौन है? अरे बहू, ये कोई पराये थोड़ी है, ये तो दादी के 8 बेटों का कुनबा है।